Okay, so it's time to discuss CPU scheduling. Okay, अभी CPU scheduling क्यों चाहिए? तो जैसे कि हमने प्रोसेस स्टेट्स के अंदर देखा कि वेरियस स्टेट्स के थ्रू प्रोसेस जाती है, रेडी, वेटिंग, न्यू, रनिंग। तो वो सब हमें क्यों करना है? ताकि मल्टीपल प्रोसेसेस एक सीपीयू पे चल पाए, राइट? अभी वो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कब चलेगी, तो वो डिसाइड करेगा शेड्यूलर। और कैसे शेड्यूल होगी, तो उसके लिए वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जिससे सीपीयू शेड्यूलिंग होती है। हम एक एक करके सभी एल्गोरिथम्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है ये तो पता चल गया, राइट? सीपीयू शेड्यूलिंग के गोल्स क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। गोल्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। पहला गोल है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। Now I don't need to discuss more on this particular point. Second goal is high throughput. High थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट बोले तो कि जो भी नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोसेस है पर यूनिट टाइम उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, दैट इज बेसिकली हाई थ्रूपुट। देन लो टर्न अराउंड टाइम क्या है वो हम आगे देखते हैं, अभी जस्ट कीप दिस इन माइंड। लो वेटिंग टाइम, सिमिलरली लो रिस्पॉन्स टाइम, एंड द लास्ट वन इज फेयरनेस। नाउ फेयरनेस बोले तो क्या? फेयरनेस मतलब जो भी हमारी प्रोसेस है उन सबको फेयर चांस मिलना चाहिए टू एग्जीक्यूट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोसेस स्टारवेशन में चली जाए, किसी प्रोसेस को मौका ही ना मिले या तो इनफ टाइम ना मिले टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। दैट इज बेसिकली फेयरनेस। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि बर्स्ट टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है और वो सब, ठीक है? ओके। सबसे पहले तो क्या चीज़ होती है? कोई भी प्रोसेस है वो सीपीयू के अंदर आती है, तो जो आती है उस टाइम को हम बोलेंगे अराइवल टाइम। ठीक है, क्लियर? जिस टाइम पे प्रोसेस सीपीयू के अंदर आई उस टाइम को हम बोलेंगे अराइवल टाइम। सेकंड इज बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मतलब प्रोसेस अंदर आ तो गई लेकिन उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जो भी टाइम लगता है दैट इज बेसिकली बर्स्ट टाइम। टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। क्लियर है? ओके। थर्ड इज कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब क्या कि कौन से टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट हुई। इसको बर्स्ट टाइम से कंफ्यूज मत कर लेना। से फॉर एन एग्जांपल कोई प्रोसेस एट टाइम 2 पे अराइव हुई, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में टाइम चाहिए 3, तो बर्स्ट टाइम है 3। ठीक है, तो अभी 2 से 3 तक वो एग्जीक्यूट हुई, तो अभी उसको 2 और टाइम यूनिट्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए। लेकिन 3 से 5 कोई और प्रोसेस आ गई जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और फिर 5 से 7 पे ये प्रोसेस अपना बाकी का एग्जीक्यूशन खत्म करते हैं। तो खत्म कौन से टाइम पे किया? 7 पे। तो 7 वुड बी आर कंप्लीशन टाइम, और उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम चाहिए था? 3। तो 3 है अपना बर्स्ट टाइम, और कौन से टाइम पे सीपीयू में आई? तो 2, तो 2 है अपना अराइवल टाइम। क्लियर? ये 3 चीजें। फिर आखिरी चीज आती, और कंप्लीशन टाइम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ सॉरी, नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या कि सी टी माइनस 80, मतलब कि कितने टाइम वो सीपीयू में रही। सीपीयू में रही वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? कौन से टाइम पे सीपीयू से एग्जिट हो गई, तो सीटी पे। और कौन से टाइम पे वो सीपीयू में आई थी? 80 पे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ? सीटी माइनस 80। क्लियर? नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मतलब कितने टाइम उसने वेट किया। यहाँ पे 3 से 5 तक उसने वेट किया, राइट? तो वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे? कितने टाइम वो सीपीयू के अंदर रही, तो टर्न अराउंड टाइम तक सीपीयू के अंदर रही, और उसका बर्स्ट टाइम कितना था? से फॉर एन एग्जांपल एक्स था, तो बाकी का टाइम वो वेट ही कर रही होगी ना। इसमें टर्न अराउंड टाइम कितना है? कंप्लीट कब हुआ?
7 और अराइव कितने टाइम पे आई थी 2, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 5। अब इसका वेटिंग टाइम निकालना है तो 5 माइनस बर्स्ट टाइम कितना था 3, 2 आ गया यहाँ पे देख लो 3 से 5, 2 तक उसने वेट किया था। तो आई होप ये जो पांचों के पांचों टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्लियर होगी। जो भी हम सीपीयू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यही 5 टर्मिनोलॉजीज के साथ हम लोग खेलेंगे। तो आई होप ये 5 क्लियर है। Okay, so before moving to the scheduling algorithms, let's first discuss the two types of scheduling algorithms. First one is preemptive and second one is non-preemptive. Okay, so preemptive का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दूसरी प्रोसेस आई या फिर कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से किसी एक प्रोसेस के पास से हमें सीपीयू छीन लेना पड़े और दूसरी प्रोसेस को देना पड़े, तो उसको हम बोलेंगे प्रीएम्प्टिव। और नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब कि कोई एक प्रोसेस ने सीपीयू लिया, फिर वो या तो सीपीयू तब रिलीज करेगी जब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया होगा, या तो वो विलिंगली ही सीपीयू रिलीज कर देगी। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में मतलब क्या होता है कि फुल एग्जीक्यूशन वो खत्म ना हो जाए तब तक सीपीयू रहेगा, या तो विलिंगली अगर वो छोड़ दे तो सीपीयू फ्री होगा। वेयर इन प्रीएम्प्टिव कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू मिल सकता है। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। बाकी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है उसमें रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो सकता है स्पेशली फॉर शॉर्टर टास्क, और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में जनरली शॉर्टर होता है क्योंकि हायर प्रायोरिटी टास्क कैन preempt others. So these are some of the main difference between preemptive and non-preemptive. We'll discuss many scheduling algorithms which would be of one of these two types. So yeah, let's move on to discussing the scheduling algorithms. So first scheduling algorithms which we are gonna discuss is first come first serve, FCFS. As the name suggests, जो भी प्रोसेस पहले आएगी उसको पहले सीपीयू दिया जाएगा, जो भी बाद में आएगी उसको बाद में दिया जाएगा। नाउ एज आई हैव सेड कि जो प्रोसेस पहले आएगी उसको सीपीयू दिया जाएगा, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक सीपीयू उसके पास ही रहेगा। तो दिस इज ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप, नॉन प्रीएम्प्टिव। Okay, so let's discuss one of the example regarding the FCFS algorithm. Okay, so this is the example of FCFS algorithm. Now as we can see here, हमें 5 processes दी गई हैं, हमें उनका arrival time दिया गया, उनका burst time दिया गया। What we need to calculate? Average waiting time, average turnaround time. हमें ये दोनों चीज़ कैलकुलेट करनी है। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था ये सब टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। इवन इफ यू डोंट नो राइट नाउ, व्हाइल गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा कि इन सब टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल यूज गैंट चार्ट और वी विल क्रिएट गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है? इट इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल बार जो हमें बताएगा कि कौन सी प्रोसेस कितने टाइम तक चली है, और यूजिंग दिस गैंट चार्ट विल फाइंड द टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम एंड अदर स्टफ। ओके, तो अभी ज़्यादा फोकस नहीं करते कि क्या होता है, कैसे होता है। you'll get to know about each and every of this terminologies while you solve this question. एंड इसमें हमें कोई रेडी क्यू मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। रेडी क्यू मतलब क्या कि कौन सी प्रोसेस किसके बाद एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है तो उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रेडी क्यू मेंटेन करने की। जब ज़रूरत होगी तब मैं बोल दूंगा और यहाँ पे मैं खुद भी रेडी क्यू बनाऊंगा। तो लेट्स ड्रॉ आवर गैंट चार्ट। ओके, गैंट चार्ट हमने यहाँ पे शुरू कर दिया। अभी कंप्लीशन टाइम, सीटी, सबसे पहले प्रोसेस
कौन सी आई, P3 आई एट टाइम जीरो प्रोसेस P3 कितने टाइम तक चली, 2 यूनिट्स तक, तो P3 0 से लेके 2। ओके, नाउ P3 के बाद कौन सी प्रोसेस आई, 0 के बाद 1 पे कोई नहीं, 2 पे कोई नहीं, 3 पे P1। तो 2 से 3 पे CPU में कोई प्रोसेस नहीं आई, तो यहाँ पे CPU आइडल बैठा रहेगा। कौन से स्टेट में होगा, आइडल। नाउ एट टाइम 3 कौन सी प्रोसेस आई, P1, और P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, 4 यूनिट्स, तो 3 + 4 7 यूनिट्स तक P1 चली। फिर 3 4 यूनिट पे कौन सी आई, प्रोसेस P5, तो इसके बाद हम P5 लिख देंगे, और उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 3, तो 7 से लेके 10 तक P5 चली। देखिए P1 हो गई, P3 हो गई, P5 हो गई। अभी एट टाइम 5 कौन सी प्रोसेस आई, P2 भी आई है और P4 भी आई है। हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, इसमें ऐसा कोई नहीं, आप कौन सी भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो जो मेंशन किया है वो वाली प्रोसेस ले लो, वरना हम सीक्वेंशियल चलेंगे, तो हम इसके बाद लिखेंगे P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, 3, तो 10 से लेके 13 तक P2 एग्जीक्यूट हो गई। फिर P4 P4 कहाँ तक चलेगी, P4 का बर्स्ट टाइम है 1, तो 13 + 1 14। ये सही ड्रॉ किया है या नहीं, उसको चेक करने का एक न्यू अप्रोच है। बर्स्ट टाइम का समेशन निकाल दो, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 + 1 13, और यहाँ पे एक टाइम यूनिट के लिए CPU आइडल बैठा रहा, तो 14, और यहाँ पे आखिरी का कंप्लीशन टाइम है 14, तो शायद कोई गलती नहीं हुई। अगेन इट इज ऑलवेज एन इफ। ओके, प्रोसेस P4 कब खत्म हुई, 14 पे, तो कंप्लीशन टाइम वुड बी 14। प्रोसेस P2 कब खत्म हुई, 13 पे, तो P2 पे 13। P5 10, P5 10, P1 7, P1 7, P3 2, P3 2। तो आई होप कंप्लीशन टाइम फाइंड करने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दी टर्न अराउंड टाइम, TAT, टर्न अराउंड टाइम। नाउ पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट completion time minus arrival time, completion time minus arrival time। completion time क्या है, 7 7 minus 3 4 13 minus 5 8 2 minus 0 2 14 minus 5 9 and 10 minus 4 is 6। so these are our turnaround। और इसके बाद होता है वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या, सीपीयू में कौन से समय पे आई और कौन से समय पे सीपीयू से बाहर निकली, मतलब कि सीपीयू के अंदर कितने टाइम तक प्रोसेस रही, दैट इज बेसिकली टर्न अराउंड टाइम। और वेटिंग टाइम मतलब क्या, कि जितने टाइम वो सीपीयू के अंदर थी उसमें से कितने टाइम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लगा, तो जो टाइम बाकी बचा दैट वुड बी आर वेटिंग टाइम। तो इट वुड बी TAT minus BT। ओके, तो TAT इसमें क्या है, 4 4 minus 4 0 8 minus 3 8 minus 3 is 5 2 minus 2 0 9 minus 1 8 and 6 minus 3 is 3। इसका सम क्या होगा, 8 + 4 12 13 14 24 23 29 29 डिवाइडेड बाई 5, ये खुद कर लेना, कर देता हूँ 5.8, and this would be 8 + 3 11 + 5 16 16 divided by 5 would be 3.2। so this is our average waiting time and this is our average turnaround time। so I hope it's clear how to calculate the average waiting time and average turnaround time in case of FCFS algorithm। अभी इसमें एडवांटेज तो बहुत सारे कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, वेल वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस कॉन्वॉय इफेक्ट।
कॉन्वॉय इफेक्ट मतलब कि आपने कभी देखा होगा कि कोई बड़े से प्राइम मिनिस्टर या कोई जा रहा हो तो हम नॉर्मल लोगों को खड़ा रहना पड़ता है जब तक उनकी कार पास ना हो जाए, तो दैट इज बेसिकली कॉन्वॉय इफेक्ट। अभी लेट मी टेल यू हाउ दैट अकर्स, ठीक है। हम दो प्रोसेस लेते हैं, P1 P2। अराइवल टाइम एक बार हम लेते हैं 0, एक में हम अराइवल टाइम लेते हैं 1, या दोनों में 0 ले लेते हैं। नाउ P1 का बर्स्ट टाइम है 1 एंड P2 का बर्स्ट टाइम है 50। तो उसका गैंट चार्ट कैसा बनेगा? पहले P1 आया, फिर P2 आया, इधर 1 और इधर 51। 51 पे दोनों एग्जीक्यूट हो गए, तो कंप्लीशन टाइम हमारा हो गया 51 एंड 1। तो इसका टर्न अराउंड टाइम होगा 1 एंड इसका टर्न अराउंड टाइम होगा 51 एंड इसका वेटिंग टाइम होगा 0 एंड इसका वेटिंग टाइम होगा 1। ठीक है, यहाँ पे एकदम सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं P2 को पहले लूं और फिर P1 को लूं, तो कैलकुलेशन में क्या होगा? P2 को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा? 50। तो यहाँ से 0 से 50, और P1 को एग्जीक्यूट होने में 1। कंप्लीशन टाइम वुड बी सेम। कंप्लीशन कंप्लीशन टाइम कंप्लीशन टाइम P2 कब खत्म होगा? 50 पे। और P1 कब खत्म होगा? 51 पे। यहाँ पे इट्स 51। ठीक है, एंड टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल, तो 51 एंड इसका 50। अब वेटिंग टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 50 एंड इसका वेटिंग टाइम क्या होगा? 0। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम क्या था? 1/2 यानी 0.5, और यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम क्या है? 25। यानी कि अगर कोई बड़ी प्रोसेस पहले सीपीयू में आ जाए तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी हमारा बढ़ जाता है। सही कैलकुलेट किया है ना? प्रोसेस P2 टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, डन, सब सही। तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें एक बड़ी प्रोसेस हमने पहले ले ली, तो उसकी वजह से हमारा टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CPU कि वो हर कुछ कुछ टाइम के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच करता रहे, ताकि ये जो कॉन्वॉय इफेक्ट है ये ना हो। तो इसी वजह से प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स आते हैं। दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, और इसी वजह से यहाँ पे कॉन्वॉय इफेक्ट हो सकता है। So that is the major disadvantage of FCFS, that FCFS suffers from convoy, which means smaller process have to wait for larger process, which result into large average waiting time. So yeah, this is the major disadvantage of FCFS. Let's move on to another scheduling algorithm. So let's discuss the next scheduling algorithm, which is SJF, also known as shortest job first. This one is also non-preemptive, so here also we won't have any concept of context switching. Now here the shortest job would be executed first, then the other jobs would be executed. So in this manner we will schedule the algorithms. जो भी job होगी उसका burst time सबसे कम होगा, वो सबसे पहले execute होगी, बाकी की बाद में. So let's get started with this example. Let me show you 1 second. Yeah. This is our example. Okay. We are going to calculate the completion time. So let's prepare the Gantt chart. Now at time 0, we have only one process, which is P4. So P4 would be executed now, as it is non-preemptive. So whole process P4 would be executed. Therefore, till 6 units, there would be P4. Then after P4,
till 6 unit of time we have all the processes in our queue, right? So which process has the smallest burst time? Well, the process P1 has the smallest burst time, so next process would be P1 for time quantum 7. Then we will have process P3 that will go on till 7 to 9 because burst time is 9. Then after P3, the smallest burst time, P5 is the smallest burst time, so next process would be P5. 9 plus 5 is 14, and then after that P2 would be executed with the burst time of 4 seconds. So 14 plus 4 would be 18, right? 6 plus 3, 9, 10, 11, 12, and 16. Okay, we made a mistake somewhere. So 0 to 6 would be P4, then the 6 to 7 would be P1, then 7 to 9 P3, then from 9 to 12, 9 to 12 would be P5, and then 12 to 16 would be P2. Yeah, now it's correct. So the completion time would be P2 till 16, P5 is 12, P3 9, P1 7, and P4 6. Now let's calculate the turnaround time and waiting time. Okay. So turnaround time would be completion time minus arrival time. So 4, 16 minus 1 would be 15. We write over here completion time minus arrival time. 15, 9 minus 4 would be 5, 6 minus 0 would be 6, and 12 minus 2 would be 10. And the waiting time would be turnaround time minus burst time. So that would be 3, 15 minus 4 would be 11, 5 minus 2 would be 3, 6 minus 6 would be 0, and 10 minus 3 would be 7. You can calculate the average turnaround time and waiting time by yourself. I'm not going to calculate it over here. So this is basically shortest job first. So the main advantage of this algorithm is that it is easy to implement. But again, if we talk about real life scenario, हम ये कभी भी implement नहीं कर सकते, because हमें नहीं पता कि कौन सी process कितने time तक चलेगी. So we cannot predict that what is the burst time of the given process. So that's why we cannot implement it in the real life. Okay. Now let's move on to the next scheduling algorithm, which is SRTF, shortest remaining time first. We can also say it as SJF, but with preemption. Okay. Let's discuss the same example for SRTF. Now, as I said that we would be having preemption, so there would be a concept of context switching. Okay, so let's prepare a Gantt chart. At time interval 2, we have just one process, which is process P4. Now, at time interval 1, new process will enter into the queue or into the CPU. And what is the burst time of that process? 4. And right now, how much of the process P4 is executed? 6 इसको चाहिए था, 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो गया, तो अभी ये फिलहाल 5 तक का है. और एट टाइम 1 हमारे पास दो प्रोसेस है, P4 एंड P2. इन दोनों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P2 का. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा एंड P2 CPU को ले लेगा. नाउ एट टाइम 2 वी हैव वन मोर प्रोसेस विच इज P5. नाउ P2 का टाइम कितना बचा? 3. अभी P2 एंड P5 दोनों का टाइम कितना बचा हुआ है? सेम. तो जो पहले आया था उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे. सो टाइम 3 पे भी P2 ही चल रहा है. अभी टाइम 3 पे कौन सी नई प्रोसेस अंदर आई? P1. और ये 3 का हो गया 2. अभी टाइम एट टाइम 3 P1 आ गया और P1 का बर्स्ट टाइम 1 है, तो इनमें से सबसे कम किसका है? P1 का. सो द नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी P1. ओके, नाउ P1 4 तक चलेगा, P1 खत्म हो गया, तो यहाँ से हम उसको टिक मारेंगे.
यहाँ से उसको कैंसिल। नाउ एट टाइम 4 कौन सी प्रोसेस अंदर आई? P3, एंड P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? 2। अभी सबसे कम बर्स्ट टाइम किन किन प्रोसेसेस का है? इसको कैंसिल कर देता हूँ। सो 2 2 5 3 P2 का सबसे कम है, और P2 सबसे पहले आया था। P2 और P3 दोनों का सबसे कम है, लेकिन पहले आया था P2, तो इसके बाद एग्जीक्यूट होगा P2। P2 को एंड एट टाइम 4 तक सभी की सभी प्रोसेस आ गई, तो अभी सीक्वेंस वाइज ही हम चलेंगे। सो P2 4 से 6 तक चला, P2 एग्जीक्यूट हो। देन P3 6 से 8 तक चला, P3 एग्जीक्यूट हो गया। एंड देन P5 आया, P5 8 से 11 तक चला, एंड देन 11 से 16 तक P4 चला। सो आई होप समझ आ गया कि कैसे गैंट चार्ट बना। नाउ यू कैन मेक द कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम बाय योरसेल्फ। कंप्लीशन टाइम में लिख देता हूँ, P4 would be 16, P5 would be 11, P3 would be 8, P2 would be 6, and P1 would be 4. You can write the turnaround time by yourself, CT minus AT, and waiting time would be turnaround time minus burst time. ये आप खुद बना। Done. So the next scheduling algorithm is priority scheduling. इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम के साथ साथ हमें प्रायोरिटी भी दी गई होगी, और उसके साथ ये भी मेंशन किया होगा कि कौन सी प्रायोरिटी का क्या मतलब है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें 5 प्रोसेस दी गई है और हमें प्रायोरिटी दी हुई है। अब एक क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हायर प्रायोरिटी रिप्रेजेंट्स दी हायर नंबर रिप्रेजेंट्स दी हायर प्रायोरिटी, या लोअर नंबर रिप्रेजेंट्स दी हायर प्रायोरिटी। हियर वी विल कंसिडर higher number equals higher priority। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसमें भी दो वेरिएशन है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। दिस वन वुड बी नॉन प्रीएम्प्टिव, उसके बाद हम सेम क्वेश्चन प्रीएम्प्टिव से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व फॉर द नॉन प्रीएम्प्टिव। तो एट टाइम 0 पे हमारे पास एक ही प्रोसेस है, P1 ही अंदर है, तो हम P1 को ले लेंगे। अभी एज इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव, तो P1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। सो 0 से 4 तक P1। नाउ 4 तक सभी प्रोसेसेस अंदर आ गई, तो अभी हम सीधा प्रायोरिटी देखेंगे, कौन सी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। एज वी सेड हायर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी, तो P4 और P5 दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो पहले कौन आया था? P4 पहले आया था, तो हम पहले P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। सो P1 के बाद P4, which will go on till 4 to 9, and then we will have P5 whose burst time is 2, so 9 plus 2 would be 11. Now after P5 सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है P3 की, so next process P3 execute होगी with the burst time 1, and then P2 with the burst time 3, so 12 plus 3 would be 15. 4 plus 3 7 plus 1 8 plus 2 10 plus 5 15. so कोई गलती हमने नहीं की। So this is our Gantt chart. Let's prepare the column for completion time. So P2 is completed at 15, P3 at 12, P5 at 11, P4 at 9, and P1 at 4. We can make the column of turnaround time, which would be completion time minus arrival time. So 4 minus 0 would be 4, 15 minus 1 would be 14, 12 minus 2 would be 10, 9 minus 3 would be 6, and 11 minus 4 would be 7. And waiting time would be turnaround time minus burst time. Turnaround time 4 minus 4 0, 14 minus 3 11, 10 minus 1 9, 6 minus 5 1, and 7 minus 2 5. So I hope this question is clear. Now let's solve the same question, but yeah, you can calculate the average turnaround time and waiting time by yourself. Summation करके divide by 5 करते हैं। Okay, now let's solve the same question, पर इस बार हम
प्रीएम्प्टिव मेथड से सॉल्व करें। प्रीएम्प्टिव बोले तो नाउ वी कैन डू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस अंदर है सीपीयू के अंदर, ये हमारी रेडी क्यू में सबसे पहले आई P1, तो P1 को अंदर हम डाल दें गैंट चार्ट, या P1 अंदर आ गई। अब टाइम 1 पे कौन सी प्रोसेस आई, P2, 1 सेकेंड ना, एट टाइम 1 पे कौन सी प्रोसेस अंदर है, P2। अभी P1 और P2 में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस प्रोसेस की, P2 की। तो P1 का हम कट कर देंगे 4 से लेके 3, क्योंकि एक CPU टाइम तक तो वो एग्जीक्यूट हो गई है। सो अब हम P2 को CPU के अंदर ले लेंगे और उसको हम चलाएंगे 1 से 2। 2 पे कौन सी नई प्रोसेस आई, P3, और P3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे और CPU के अंदर हम ले लेंगे P3, और P2 1 यूनिट तक चल गई तो उसका टाइम हो गया 3 से 2। अब P3 टाइम 2 पे आई और 3 तक, 3 पे और कौन सी नई प्रोसेस आई, 3 पे नई प्रोसेस आई है P4। अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन सभी प्रोसेस में से किसकी है, ये तो एग्जीक्यूट हो गई, सो P3 इज डन। अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P4 की है, तो हम यहाँ पे P4 CPU के अंदर ला देंगे एंड टाइम इंटरवल 4 पे P5 आई। अब इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो सबसे पहले कौन सी आई थी, P4, तो हम P4 का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखें। सो 3 से लेके 8 तक हमारी चली P4, सो P4 इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी P5 की है तो इसके बाद आ जाएगी P5, और P5 8 से लेके 10 तक चलेगी। अब उसके बाद कौन सी प्रोसेस बाकी है, P1 और P2, हायर प्रायोरिटी P2 की, कितना एग्जीक्यूट करना है, 2 तक, तो अंदर आ गई P2, 10 से लेके 12 तक हमारी P2 एग्जीक्यूट हो गई, एंड देन P1 जो 3 बाकी थी, सो दैट वुड बी 15। ओके, कहीं गलती की है, 4 + 3 7 + 1 8 10 15, नहीं सही है। सो दिस इज आर गैंट चार्ट। सीधी DT मेरे से नहीं बन रही है, बट so let's write the completion time for all the processes. P1 would be 15, P2 would be 12, P5 would be 10, P4 would be 8, and P3 would be 3. अभी sorry, waiting time and turnaround time आप खुद से बना लें, कुछ नहीं है, completion time माइनस अराइवल टाइम करना है और वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करना है। So I hope priority scheduling clear, preemptive as well as non-preemptive. This one was for preemptive. Done. Okay, so let's discuss round robin scheduling algorithm. अभी इधर हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा रेडी क्यू का. We need to maintain the ready queue while solving the question when we use the round robin algorithm. रेडी क्यू मतलब कि CPU में अब तक कौन सी प्रोसेसेस आ गई हैं और कौन सी प्रोसेसेस हमारी एक क्यू के अंदर खड़ी है, दैट इज़ बेसिकली रेडी क्यू। और इसके साथ साथ हमें एक दिया होगा टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम मतलब एक फिक्स्ड साइज विंडो, एक फिक्स्ड साइज टाइम विंडो जिसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच कंपलसरी होगा ही। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें फेयरनेस इंश्योर की गई। राउंड रॉबिन का नाम ही सजेस्ट करता है कि बारी 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 सबकी सारी प्रोसेस की बारी आएगी। दैट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द टाइम क्वांटम। सो टाइम क्वांटम इज अ विंडो आफ्टर विच कंपलसरी कॉन्टेक्स्ट स्विच विल टेक प्लेस। नाउ if you cannot understand all these terminologies right now, then let's go through an example. उसके बाद you'll get to know about each and every of these terminologies. Okay, so this is our example in which time quantum is 3 is given and ये arrival time and burst time given है, and we need to calculate the average turnaround time and average waiting time by using the round robin scheduling algorithm. तो हमें रेडी क्यू मेंटेन करनी रहेगी। तो सबसे पहले टाइम 0, क्या हमारे पास कोई प्रोसेस है, नहीं है, तो पहली प्रोसेस कब आ रही है, एट टाइम 1,
तो 0 से 1 तक हमारा जो CPU है वो आइडल रहेगा ना। फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है क्यू में? P4। रेडी क्यू में P4 को इंसर्ट कर दो। अभी P4 का बर्स्ट टाइम 9 है, तो टाइम क्वांटम क्या है? 3, मतलब फिक्स साइज विंडो 3 दे दो, तो 1 से 3 वुड बी 4, 1 + 3 = 4। तो प्रोसेस P4 का बर्स्ट टाइम 9 से हो गया 6, क्योंकि 3 उसने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है। अभी 4 तक कौन सी प्रोसेस अंदर आई CPU में? टाइम 2 पे P5, टाइम 3 पे P3, टाइम 2 3 4, हाँ टाइम 4 पे P2। तो इतनी प्रोसेस अंदर आ गई। अभी P4 यहाँ से वापस चली जाएगी हमारी रेडी क्यू में। अभी P5, यहाँ पे कोई आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो, 4 तक P5 P3 P2 अंदर आई। P4 ने 9 से लेके 6 तक, मतलब कि 3 सेकंड तक उसने अपना एग्जीक्यूशन कर दिया। अभी उसको 6 और चाहिए, तो वो यहाँ से वापस से रेडी क्यू में चली गई। अब नेक्स्ट हमारी प्रोसेस P5 है, तो हमने P5 को इंसर्ट कर दिया रेडी क्यू में। तो 4 + 3 वुड बी 7। ओके वेट, P5 को सिर्फ 2 ही चाहिए एग्जीक्यूशन टाइम, तो यहाँ पे 4 से लेके 6 तक P5 एग्जीक्यूट हो गई। और 6 तक हमारी रेडी क्यू में कौन सी नई प्रोसेस आई? एट टाइम 5 P1 एंड एट टाइम 6 P6। तो P5 कैंसिल हो गई और P5 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो उसको वापस डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस P3। P3 को 7, सो 6 से लेके 9 तक P3 वुड बी 4। देन P3 को यहाँ से फिर से वापस रेडी क्यू में, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन बाकी है। नेक्स्ट वुड बी P2। P2 वुड बी 9 to 12, ये 6 से कट होके हो गया 3। P2 को यहाँ से निकालो वापस रेडी क्यू में। नेक्स्ट प्रोसेस इज P4, so we would insert P4। P4 has 6 more seconds, so cut to 3, 12 + 3 would be 15। P4 is still remaining, so insert it into the ready queue। Next is P1। P1 5 से हो गया 2, 15 से 18। P1 अभी बाकी है, तो वापस से रेडी क्यू में। P6। P6 3, 18 से लेके 21 एग्जीक्यूट हो गया। P6 को कट कर दो, वापस डालने की ज़रूरत नहीं है। P3। P3 4 है, तो 4 से 1 हो जाएगा, 21 से लेके 24 तक। P3 का एग्जीक्यूशन बाकी है, तो उसको वापस से रेडी क्यू में डाल दो। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी P2। P2 कितना बाकी है? उसका 3 बाकी है, तो P2 24 से लेके 27 तक P2 हमारी हो गई एग्जीक्यूट। P2 को वापस डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस इज P4। P4 में 3 चाहिए थी, 3 दे दी। 27 से लेके 30 P4 एग्जीक्यूट हो गई, उसको रेडी क्यू से निकाल दो। P1। P1 को और 2 सेकंड चाहिए, तो 30 से लेके 32। टाइम क्वांटम का मतलब ये नहीं है कि उतने टाइम वो प्रोसेस अंदर रहनी ही चाहिए। उस प्रोसेस को एक बारी में उतना टाइम मिलेगा, और अगर उससे पहले खत्म हो जाती है तो वेल एंड गुड। तो P1 इज ऑल्सो डन। P1 को रेडी क्यू से निकाल दो। P3। P3 कितना बाकी है? उसको 1, सो 32 से 33 P3 भी डन। Let's check if we have done it correctly. 6 + 5 11 plus 7 18 27 29 32 and एक idle 33. So I hope this calculation is correct. Now let's prepare the column for completion time. P3 is completed at 33, P1 at 32, P4 at 30, P2 at 27, P3 done, P5 and P6. P6 at 21 and P5 at 6. And yeah, we are done. Now you may prepare the column for turnaround time. This would be CT minus 80. So 32 minus 5 would be 27. 27 minus 4 would be 23. 33 minus 3 would be 30. P4 ka 30, and now let me check. 30. So 30 minus 1 would be 29.
6 minus 2 would be 4, 21 minus 6 would be 50. And completion time, which is turnaround time minus burst time. 27 minus 5 would be 22, 23 minus 6 would be 17, 30 minus 7 would be 23, 29 minus 9 would be 20, 4 minus 2 would be 2, and 15 minus 3 would be 12. You may calculate the average turnaround time, summation निकाल के divide by 6 कर लेना. Similarly, you can prepare the, this is waiting time. You can prepare the average waiting time by yourself. So yeah, that's round robin for you. That's it. And the reason why we use this algorithm is it has pretty fair advantages of its own. Say, for an example, if we talk about its advantages, then it is fair. सबको chance मिलेगा अपना execution करने के लिए. Then it is responsive. Responsive मतलब it is suitable for interactive और time sharing systems. जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम शेयरिंग की ज़रूरत है या बारी बारी सबको टाइम मिलना चाहिए, देन दिस प्रोसेस इज सूटेबल एंड इट इज़ फीजिबल. इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे कि कोई भी प्रोसेस कितना टाइम चलेगी. तो फॉर एन एग्जांपल शॉर्टेज जॉब था तो वो रियल लाइफ में फीजिबल नहीं था, बिकॉज हमें पता नहीं होता था कि कौन सी प्रोसेस कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करती है. वेयर इज इन राउंड रॉबिन दिस इज प्रिटी फीजिबल एंड ये एक्चुअली में यूज़ होती है. एंड दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स starvation. Prevents starvation. So these are the main advantages. अभी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा टाइम क्वांटम है उसकी साइज क्या है. ये बहुत स्मॉल नहीं होनी चाहिए. इफ द टाइम क्वांटम साइज इज टू स्मॉल देन कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बहुत ज़्यादा हो गए और पीसी में ओवरहेड बढ़ जाएगा सीपीयू में. तो फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे जो रेडी क्यू मेंटेन कर रहे थे, ये सीपीयू में किसी डेटा स्ट्रक्चर में ये रेडी क्यू मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए स्टोरेज भी होगा और ये भी सीपीयू को याद रखना पड़ेगा, तो ओवरहेड बढ़ेगा. तो जितना टाइम क्वांटम स्मॉल उतना ज़्यादा ओवरहेड. तो टाइम क्वांटम की साइज बहुत स्मॉल नहीं होनी चाहिए. और अगर टाइम क्वांटम ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही सर्व करेगा. तो टाइम क्वांटम ना तो बहुत छोटा होना चाहिए ना ही बहुत बड़ा. इट शुड बी आइडियल. इट शुड बैलेंस द रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी. दैट्स इट अबाउट राउंड रॉबिन. Yeah, we are done.